सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार की दशा दिशा क्या रहने वाली है और क्या ये नीतीश कुमार की विरासत को ही आगे बढ़ाएंगे या फिर अपनी कोई एक नई लकीर खींच पाएंगे। शुरुआत मैं सतीश के सिंह सर आपसे करना चाहूँगा कि भाजपा की सरकार बन गई, भाजपा का मुख्यमंत्री यहाँ पे आ गया, तो क्या भाजपा वाली छाप यहाँ पे दिखेगी क्या? आप जो बुलडोजर पॉलिटिक्स करें तो उससे अलग हटके मैं जानना चाहूँगा, ऐसी छाप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर आए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर अभी भी बिहार का स्थान पूरे भारत में 25वें नंबर पर आता है। इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर आए, रोजगार के ज़्यादा मौके आए, इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आए। ये माने कि चलो जी भाजपा की सरकार स्थायी तो आ गई है, केंद्र सरकार वाली पॉलिसी यहाँ पे रिप्लिकेट करते हुए दिखेगी, ये उम्मीद करनी चाहिए। देखिए, उम्मीद नहीं, इसका सपना भी देखना चाहिए। ये आदमी ईश्वर से प्रार्थना भी करना चाहिए कि ऐसा कुछ हो बिहार में। नीतीश जी ने बहुत कुछ काम किया सामाजिक समरसते के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, लालू ने भी किया, ये सब लोगों ने किया। बहुत सारे स्कीम तो भारत सरकार नीतीश जी के ले चुकी है, नल जल से लेकर जीविका तक, जीविका दीदी तक, वो सब ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जो आज विकास के नए मापदंड हैं और उस आधार पे वहाँ पर विकसित होना चाहिए, तभी रोजगार मिलेगा और पलायन रुकेगा। और जो अभी बता रहे थे कि 58% यूथ की पॉपुलेशन है, उसका कुछ गुजारा होगा। और अगर भाजपा यही सोचती रही कि खाली बुलडोजर और ये वाला पॉलिटिक्स चलाती रहे तो उससे तो वो नहीं, बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और हो सकता है, हमको लगता है केंद्र का एक बहुत असर बिहार पे रहेगा, केंद्र दिल्ली का, तो वो हो सकता है। और पिछले बार भी जब नीतीश और बीजेपी साथ आए थे पिछले बार जो सरकार में, तो मुझे व्यक्तिगत अनुभव है कि वो कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री के काम हुए थे। एक बात। दूसरी बात, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक टिप्पणी इस पे करना चाहता हूँ कि हम लोग एक जब बात करते हैं तो यही मान के चलते हैं कि भाजपा तो परमानेंट है, वो बड़ी है और बड़ी हो जाएगी, यही हम मान के चलते हैं। इसके तो कोई गारंटी नहीं है ना। बहुत छोटे छोटे लोग, पार्टियां जो हैं मिल के बड़ी हो गई है। और इसी में कांग्रेस 67 से लेके और आपका 77 तक भाई विंडो में हर्षवर्धन जी को दिखाइए, उन्हीं तरफ इशारा है सतीश जी का। नहीं, मैं उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं ये परमानेंट फिक्सेशन से हमको निकल के देखना चाहिए। जब मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट का, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट को जिसको सज्जन ने आगे बताया, बाकियों ने भी बताया, लेकिन बात यह है कि बिहार एक बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड है, बड़ी उपजाऊ जमीन है, जहां पर बहुत जल्दी रीअलाइनमेंट हो जाता है। इस चीज़ को हमें इनकार नहीं करना चाहिए और इतना भी एकदम डिसमिस नहीं कर देना चाहिए निशांत कुमार को कि भाई बड़ी सोच समझ के लाया गया हो ना। खाली पार्टी बचाने के लिए कोई व्यक्ति को लाया जाता है क्या? पार्टी को बचाने का मतलब क्या है? पार्टी को आगे भी बढ़ाना है। इसीलिए तो नीतीश प्रकोष्ठ जो वहाँ पर भाजपा त्रस्त इकाई है, भाजपा त्रस्त इकाई है, उन लोगों ने निशांत को लाया आगे। जी, दरअसल हम तो चाह रहे थे कि चीज़ों को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया जाए कि क्या नई सरकार का एजेंडा होनी चाहिए, लेकिन चूंकि आपने अब चर्चा छेड़ दी है तो हर्षवर्धन जी से जवाब लेना बनता है। नहीं, देखिए, मतलब सतीश जी जो कह रहे हैं उनके मन में अपने विचार हैं और ये कोई इसमें उनको काउंटर करने जैसा है नहीं है। क्या कि अभी की स्थिति पर हम बात कर सकते हैं या हमारे मन में एक स्वप्न है उसको हम देख सकते हैं। तो ये तो बहुत समय से बहुत से लोग पत्रकार के तौर पर, बौद्धिक वर्ग के तौर पर देखते रहे कि भाजपा ये नहीं कर सकती, भाजपा वो नहीं कर सकती, भाजपा कर ले गई। और जहां तक रही, देखिए इसको भी मैं बताऊं आपको, ये जो कहा जाता है ना कि फलाना राज्य में तो उसका अलग ही मिजाज है, तो भैया किस राज्य का मिजाज नहीं होता? बिहार का नहीं, महाराष्ट्र का कम मिजाज था, ठाकरे और पवार का चलता था। हरियाणा का कम मिजाज था, हुड्डा और लालू के आगे किसी की चलती थी। आप जरा जिस तरह से देश का मानस बदला है उसको समझना पड़ेगा। निश्चित तौर पर कोई परमानेंट थोड़ी ना होता है, डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि कल कोई बदल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि होता हुआ क्या दिख रहा है? क्या अभी ऐसी कोई स्थिति दिख रही है कि जेडीयू बहुत बड़ी पार्टी हो जाए? क्या तेजस्वी ऐसा करते कुछ दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। जो तेजस्वी पिछली बार कितने, मतलब कहते रहे कि बस मुंह उठाया लेकिन मुंह न लगा पाया, वो वाली सत्ता रह गई थी उनकी। उसके बावजूद अगर ये स्थिति हो गई कि तेजस्वी एकदम से गायब हो गए हैं,
बचे ही नहीं बिहार में, तो आप जरा कल्पना कीजिए नेता प्रतिपक्ष बनने लगे। इसका मतलब यह है कि जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत सलीके से उससे आगे बढ़ती है। उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि शायद एक और जोखिम ले सकती थी वो, जो वहां अनुसूचित जाति का वोटर है, जिसमें अलग अलग खांचे हैं, रविदासी अलग चाहता है, पासवान अलग जाता है, दूसरे मतलब उनको लेकर कोई अलग तरह से नहीं करते। देखिए, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और सम्राट चौधरी के लिए ये स्वर्णिम अवसर है जब इंडिकेटर में सबसे नीचे बिहार है। मैं उसी की बात कर रहा हूं, जो सबसे नीचे बिहार है। अगर केंद्र और राज्य सरकार बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, उस सब पर काम करें, तो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक हो सकता है। और तभी शायद वो जो जिसको हम कहते हैं ना कास्ट बैरियर, कास्ट ब्रैकेट, तभी वो टूट सकता है। और पहला मुकाबला उनको उत्तर प्रदेश से करना चाहिए, जो योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है। बिल्कुल, और ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी और मुझे लगता है कि संभव है आशुतोष सर, क्योंकि अभी 50% से ज़्यादा 58% डेटा बता रहे थे सज्जन जी कि वहाँ की युवा आबादी है, और बिहार में माइग्रेशन जिस स्तर पर है वो ये भी दर्शाता है कि बिहार के लोगों ने जाके दुनिया देख ली है कि दुनिया कैसा है। अगर वैसा कुछ माहौल, वैसा कुछ इंडस्ट्री, वैसा कुछ एनवायरनमेंट आप देना चाहेंगे तो लोग उसको पसंद करेंगे। हो सकता है कि जाति से ऊपर उठ करके और इसको देखें और फिर एक नया प्यार वहां पे बहता हुआ दिखे। और शायद सम्राट चौधरी अगर ऐसा करने में सफल हो पाते हैं तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार वाली विरासत से आगे बढ़कर एक नई लकीर खींच पाएंगे। इसकी संभावना आपको कितनी दिख रही है आशुतोष जी? देखिए लक्ष्मण जी, हम लोग शायद कुछ चीजों को देखना नहीं चाह रहे हैं या देखना नहीं पसंद करते। जो मंडल कमीशन के बाद की जो राजनीति थी वो 36 साल तक बिहार के अंदर चली है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के दौर से। अब वो पॉलिटिक्स मंडल कमीशन की दौर से आगे निकल के दूसरे दौर में प्रवेश करने की दिशा में बढ़ रही है। अब वो बीजेपी की जो सरकार वहां पे है और जो होगी, वो हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करेगी। वो वहां डेवलपमेंट करने के लिए नहीं है। बीजेपी का और आरएसएस का जो पहला कमिटमेंट है, वो पहला कमिटमेंट है कि हिंदुओं का सामूहिक मानस का निर्माण करना, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कलेक्टिव माइंड ऑफ हिंदूज, वो है। बिहार में उनका वो एक्सपेरिमेंट अभी तक नहीं पूरा हो पाया है। उनका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाया है, उसको उन्हें वो करना है। उस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई थे तो नीतीश कुमार थे, सबसे बड़ा रोड़ा अभी कोई है तो जनता दल यूनाइटेड है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड की इमारत को ढहाए बगैर वहां भारतीय जनता पार्टी ना तो पूरी तरीके से अपनी सरकार बना सकती है और ना ही हिंदुत्व के एजेंडे को पूरी तरीके से लागू कर सकती है। इसलिए किसी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात, अब जनता दल यूनाइटेड के लोगों के पास एक हरिवंश मॉडल भी है कि आप देखिए, आप मोदी सरकार के साथ रहते हैं तो आप उपसभापति भी बन जाते हैं, आप नॉमिनेट भी हो जाते हैं। आपको वो रास्ता चुनना है या फिर तेजस्वी यादव की तरीके से राजनीति के बियाबान में टहलना है। रास्ता आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। रास्ता आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन आपने जो कहा कि एक तरीके से हिंदू जागरण या हिंदू के नाम पर यूनाइट करने वाली बात और दूसरा विकास का रास्ता, दोनों में कहीं अंतर विरोध तो है नहीं ना आशुतोष जी? नहीं, बिल्कुल अंतर विरोध है। देखिए, मैं कहता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि वो विकास करेगी। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कहती विकास नहीं करेगी? बीजेपी में क्यों फर्क है? क्योंकि बीजेपी कहती है कि हिंदुत्व के रास्ते पे चल के हमें विकास करना है। वो पूरे वो उसका जो हिंदू एकता का जो प्रोजेक्ट है आरएसएस का, वो उसकी पहली प्राथमिकता है। ये मैं प्राथमिकता की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं करना चाहती। बिल्कुल, मैं अगर कोई इस बात को समझ रहा तो गलत समझ रहा, लेकिन उसकी प्राथमिकता के दौर में आएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, जैसे सीपीएम एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है। तो आइडियोलॉजिकल पार्टी की प्राथमिकता, उसके उद्देश्य, उसका यूटोपिया बिल्कुल अलग होता है। इसलिए अब जो सम्राट चौधरी बने हैं, उनका पहला और आखिरी जो उनका ब्रीफ होगा, बिहार को हिंदुत्व के रास्ते पर लेके चलना। अगर वो विकास के रास्ते से होता तो विकास के रास्ते से करिए, अगर किसी और तरीके से होता तो किसी और तरीके से करिए, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे को बीजेपी नहीं लागू करेगी, कुछ और कोई और लागू करेगा, मैं इस बात को नहीं मानता।
हर्षवर्धन कुछ बोलना चाहता है। ये इस देश में एक बौद्धिक विमर्श खड़ा करने की कोशिश होती है, लेकिन जिस हिंदुत्व के मॉडल की बात करते हैं वो गुजरात मॉडल आता है। जिस हिंदुत्व के मॉडल की बात करते हैं वो गड्ढों वाले दिग्विजय से शिवराज सिंह चौहान की सरकार आती है। जिस हिंदुत्व की बात करते हैं वो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त, सड़कें नहीं, बिजली नहीं, उससे उत्तर प्रदेश में योगी का राज आता है। हिंदुत्व बिना डेवलपमेंट के वो भारतीय जनता पार्टी और संघ की प्राथमिकता हो ही नहीं सकती। ये दोनों कोई अलग अलग नहीं चलते हैं। और गुजरात मॉडल की जब बात की जाती है तो हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट है। सबसे ज्यादा विकसित, सबसे ज्यादा पर कैपिटा, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री, यही तो आरोप लगता है ना। और मुझे लगता है कि इसको समझना पड़ेगा। जब हम कहेंगे कि कुंभ में इतने करोड़ लोग नहा कर गए, तो अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर वो चीजें नहीं होगी, तो कौन उसको देखने जाएगा? फिर तो कहेंगे अरे हिंदुत्व का ये मॉडल है। जब राम मंदिर अयोध्या में बनता है तो पूरा अयोध्या 700-800 मीटर का जो फैजाबाद था अयोध्या से जब निकलते थे उतने में, जो हनुमानगढ़ी का, वो क्या शानदार हो जाता है। हिंदुत्व और डेवलपमेंट समानार्थी है, इसीलिए 11 किलोमीटर से 32 किलोमीटर हो जाता है। इसीलिए देश में रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाता है, इसीलिए देश में हवाई अड्डों का इंफ्रास्ट्रक्चर, और बिहार में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है वो उसी हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट का है। ये दोनों अलग करना, ये एक थोड़ा सा, एक तरह से कहेंगे, थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि एक अलग राह देने की कोशिश, विमर्श खड़ा करने की कोशिश। आशुतोष सर संक्षिप्त में अपनी बात कुछ कहना चाहता हूं। मैं बहुत संक्षिप्त, 30 सेकंड, बस 30 सेकंड में अपनी बात। गुजरात पहले से डेवलप्ड था, उसमें कोई मोदी जी का कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश आज भी हिंदुस्तान के सबसे निचले पायदान पे है बिहार के बाद। आज भी उसका पर कैपिटा इनकम 1400-1500 के आसपास है, तेलंगाना का 4500 के आसपास है। तो कोई उत्तर प्रदेश कोई विकास के रथ पे सवार हो गया, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप जीडीपी का आंकड़ा देखेंगे 2004 से लेकर 2014 का, मनमोहन सिंह की सरकार का जीडीपी का आंकड़ा, वो 2014 से 2026 के बीच में तुलना करेंगे तो वो हमेशा से ज्यादा रहा है। हालांकि भले ही उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करो, अलग तरीके का प्रश्न है। ग्लोबली भी एक्सेप्टेबल है, हिंदुस्तान में भी एक्सेप्टेबल है, इसको मान ले। तो मैं जो कहना चाहता हूं, बीजेपी आइडियोलॉजिकल पार्टी है, उसका पहली प्राथमिकता अपनी विचारधारा को लोगों के दिमाग में डालना, विकास उसके लिए दूसरी प्राथमिकता है। सज्जन कुमार सिंह, आपने ग्राउंड पे देखा, कम से कम फैक्ट दुरुस्त कर दीजिए कि जीडीपी ग्रोथ इस सरकार के शासनकाल में 10 साल में बेहतर रही। मुझे लगता है आशुतोष जी फैक्ट गलत बोल रहे, और नहीं, मैं इन्फ्लेशन फैक्ट पे के साथ जोड़ देंगे तो कहीं टिकता ही नहीं। मैं फैक्ट बोलिए। मैं अपने फैक्ट के आधार पे बोल रहा हूं। हर्षवर्धन जी, मैं फैक्ट के आधार पे बोलता, आप जानते हैं। 4 से 14 की जीडीपी और 2014 से 24 की जीडीपी चली 26 मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश की जा, बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही, लेकिन हो नहीं पा रहा। सज्जन कुमार सिंह, चूंकि समय कम है, मैं छोटा जवाब चाहूंगा आपसे कि इस जंक्शन पे सम्राट चौधरी क्या चाहेंगे कि हिंदुत्व को आगे बढ़ावा देना है या फिर विकास को ज्यादा प्राथमिकता देना है? देखिए, बहुत छोटा सा जवाब। आप देखिए कि हिंदुत्व की जर्नी 1990 के बाद या 2014 के बाद नहीं है, वो पहले भी है। जिस समय लोग अक्सर यूपी बिहार को क्लब कर देते हैं, जिस समय यूपी में जनसंघ, राइट विंग पार्टी की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के खिलाफ एक तो समाजवादी थी, जनसंघ जब मजबूत था उत्तर प्रदेश के अंदर में, बिहार में स्वतंत्र पार्टी मजबूत थी। कहने का मतलब है कि राइट विंग में भी हिंदुत्व वाली जो लॉजिक है बिहार में पीछे छूटी। वो तो कैलाशपति मिश्रा वगैरह थे, जनता पार्टी के टाइम में थोड़ा बहुत उसका बेस बना, यूपी से ही लोग गए। दूसरी बात देख लीजिए, सम्राट चौधरी के पास लेवरेज नहीं है बिहार में हिंदुत्व के मॉडल को प्राइमेसी देने की। रेमिटेंस बेस्ड स्टेट है बिहार, रेमिटेंस से चल रही है, उससे आप उसको मैन्युफैक्चरिंग हब बना पाएंगे, छोटे छोटे उद्योग वहां के हिसाब से, या नहीं? तो इस लिहाज से बीजेपी, जैसा आशुतोष सर बोल रहे हैं कि आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी, निश्चित तौर पे है, लेकिन उसके लिए आपके पास लेवरेज भी होना चाहिए। बिहार में अभी भी कास्ट सेंट्रिक सेंटीमेंट बगल के झारखंड और उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसका कारण यह नहीं कि लोग ज्यादा कास्टिस्ट हैं, कारण यह है कि उनके पास दूसरा लेवरेज नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, सर्विस हब नहीं है, ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी मजबूत नहीं है,